अभी वो जाना नहीं चाह रहे हैं। अगर इससे आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कहीं उनको ले जाएंगे। क्या लगता है? ठीक है, साइन के मोहताज हम। जब तक वो साइन नहीं होगा ना, 10 से 20% नहीं जाएगा ना, हमें कुछ नहीं मिलता। साइन का ये छोटा सा मुद्दा बताऊंगा, मेन मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, इस नारे के साथ में यहाँ पर सीएचओ अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बहुत ही उग्र स्वभाव से यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। मैं यहाँ इको गार्डन में उपस्थित हूँ और हमारे साथ में हमारे जो ये सीएचओ अधिकारी हैं, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को, इनकी दिल की आवाज को आप तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सोहिल, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। क्या आपकी मांगे, क्या तकलीफ है, क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ा? हमको यहाँ पर परमानेंट के लिए आना पड़ा, नियमितीकरण के लिए। कि सरकार हमारी चौथे दिन भी मांगे नहीं मान पा रही है। सरकार हमारा बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। और यहाँ पर 4 दिन से सीएचओ रुके हुए हैं। 800 किलोमीटर दूरी से सीएचओ आए हुए हैं यहाँ पे। पूरे उत्तर प्रदेश के सीएचओ यहाँ पर है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मैं स्टेट टीम से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे पिछले 4 दिन से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से लगभग 17,000 सीएचओ एकत्रित हुए हैं। उनकी सरकार से एक ही मांग है कि उनका कैडर निर्माण किया जाए। 6 साल पूर्ण हो चुके सीएचओ का नियमितीकरण किया जाए और जब तक नियमितीकरण के लिए जो समय लगता है, स्पष्ट आदेश आते हैं, तब तक उनको 4800 पे ग्रेड पर अन्य राज्यों की तरह समान कार्य समान वेतन दिया जाए और इस पीबीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए। दूसरा बात यह है कि हमारा जो स्थानांतरण बहुत पिछले 2-3 साल से हुआ नहीं है, तो सभी एनएचएम कर्मचारियों के अंतर्गत हमारा सीएचओ कैडर आता है, तो हम सीएचओ का गृह जनपद में स्थानांतरण दिया जाए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि एक एएमएस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पिछले 1.5 साल से सीएचओ कैडर पे भेदभावपूर्ण तरीके से लगाया जा रहा था, तो हमका एएमएस से कोई आपत्ति नहीं है। जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम एएमएस को स्वीकार नहीं करेंगे और ये सभी कैडर के लिए लागू होना चाहिए। एएमएस से दिक्कत क्या है, हमको ये बताने का प्रयास। एएमएस से हमको कोई परेशानी नहीं है। एएमएस सीएचओ से भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। भेदभाव कैसे, मतलब क्या लगता है कि आप लोगों को समय पे ड्यूटी जाना पड़ता है, अन्य विभागीय अधिकारी या जिम्मेदार जो भी लोग हैं वो लोग समय से ड्यूटी नहीं जाते? नहीं, इसलिए नहीं आती है। बारिश के समय में वहाँ पे पूरे आरोग्य मंदिर पानी से भरे हुए होते हैं। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा की जगह नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है। असुविधाएं वहाँ इतनी सारी व्याप्त है और काफी सारी जगह पे अगर वहाँ हमारे साथियों की सैलरी एएमएस में नहीं लगती है तो उनका शोषण होता है, सैलरी और पीबीआई तक रुक जाते हैं। तो हमारा एएमएस का मुद्दा जो है वो स्वीकार्य तब होगा तब तक ये सारे संविदा हो या चाहे नियमित कर्मचारी उन पे लागू किया जाए। हम एएमएस के लिए कोई हमको आपत्ति नहीं है। एक बात और कल आई थी मेरे सामने, मैं कल आया था आप लोगों के बीच में रिपोर्टिंग करने, कि जो आपका इंसेंटिव परफॉर्मेंस बोनस है, जो 15,000 रुपए को लेकर के आप बात कर रहे हैं, उसको पास करवाने के लिए आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग आपसे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। जी, ये कहीं ना कहीं सत्य है कि हम सारे सीएचओ जो भारत सरकार के द्वारा जो इंडिकेटर दिए जाते हैं उनको पूर्ण मनोयोग से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको सरकार के द्वारा आवंटित अन्य कार्यों में हमको लगाते हैं ताकि हमारे परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आए और वो हमको उस पीबीआई में से पैसा लेके शोषण का जरिया बना के और हमको दबाएं। बाकी हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट पे, सेंटर पे हमारी रिपोर्टिंग अच्छी है, ऑनलाइन सारी रिपोर्टिंग अच्छी है, हम सारा काम कर रहे हैं। हमारा जो शोषण का बहुत बड़ा मुद्दा है पीबीआई, इसको सैलरी में मर्ज करवाना है। तो यहाँ पे एक और बात आई है, परमानेंट के लिए 6 साल बाद लिख के दिया था सरकार ने। 6 साल हो गए उनको परमानेंट नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर काफी आक्रोश नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक बात और आपने कही कि आपके काम के अलावा भी आपसे जो है प्रशासन और शासन या आपके अधिकारियों के द्वारा काम सौंप दिया जाता है। जी, आप सही कह रहे हैं कि जैसे भारत सरकार और स्टेट का हमारा एक निर्धारित गाइडलाइन है, वो इंडिकेटर्स है, उनके आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनको जानबूझ के दबाव देके हम लोगों पे किया जाता है। वो इस वजह से किया जाता है कि जो हमारा 15,000 जो इंसेंटिव है उसमें से वो शोषण करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब से भी जाने का जो करेंगे, जो इनका परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसको लेकर के इनको कुछ इंडिकेटर दिए जाते हैं। इनका जो इंडिकेटर मतलब इनके कुछ काम के जो है
सब्जेक्ट मान लीजिए, उनके तरीके मान लीजिए, इस तरीके से जो मैंने कल समझने का प्रयास किया था, जो इंडिकेटर हैं तो चीजों को लेकर के हैं, लेकिन इसी के आधार पर इनका इंसेंटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है वो तैयार होता है। कहीं न कहीं इसको कमजोर करने के लिए, उससे भटकाने के लिए इनको कहीं दूसरे भी प्रकार के काम सौंप दिए जाते हैं, ताकि ये न कह पाए कि मैं शायद उस टारगेट को अचीव कर पाया या मैं उस 15,000 रुपए का भी भागीदार हूं। शायद कहीं ना कहीं इनका ये जो एक इंडिकेटर का है या एक संकेत समझे तो ये भी है। क्यों जी ये तो होता ही आ रहा है एक तरह, लेकिन मैं आपको मेन मुद्दे पे आकर्षित कराना चाहूंगा। मेन मुद्दा ये था 2018 में इस आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट, जिसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है, उसकी नींव रखी गई थी 2018 में और पहली नियुक्ति की गई थी। लेकिन उसमें गाइडलाइन भी जारी की गई थी। गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि आपका 6 साल होने पर आपको रेगुलर ऑब्जेक्शन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गाइडलाइन कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन। उसका आपका बेसिक 6 साल तक कितना होगा वो लिखा गया है 25,000, लेकिन यूपी सरकार में 20,500 दे रही। हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका मतलब होता है गांव दूर दराज तक स्वास्थ्य सुविधाएं जीरो थी पहले, 2018 से पहले। उनको पहुंचाने से क्या होता है, लोग कम कमाते, अगर उनकी इन चीजों में पैसा उठ जाएगा तो कर्ज के भागीदार बन जाएंगे। तो हमने अल्प वेतन में ज्वाइन किया। एज ए साइकोलॉजिस्ट होते मुझे पर कंसल्टेशन 800 रुपए लखनऊ में मिल सकते, फिर भी मैंने वहां ज्वाइन किया क्योंकि बेसिक मेंटल हेल्थ सेवाएं मिल सके। हमने कहा 6 साल हम सह लेंगे, जो भी है कर लेंगे। लेकिन पहली बात तो वेतन भी संगति रही, 20,500 की 25,000 नहीं किया, 15,000 पीबीआई में कर दिया। तो ये जो आपका जो 20,500 था, बाकी का 4,500 कहाँ चला गया? अब ये सरकार से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सबको समान बजट देती है। मैं आपको एक चीज आपको अवगत कराऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट समान बजट देती है, ये राज्य सरकार तय करेगी कितना देना है। लेकिन आप बताइए और राज्य पूरा 25 कैसे दे रहे? जब उनको 25 मिल रहा है तभी तो दे रहे, जहाँ 25 नहीं मिल रहा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 6 साल का जो वादा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में और राज्य में कि आपको 6 साल में रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ सीएचओ कैडर, वो आज तक नहीं हुआ। 2022 तक हो जाना चाहिए, लेकिन हम बैठे रहे, चलो कोविड आ गया। लेकिन अब 2024 में जब हम हमारी मांगों को उठा रहे तो छोटी चीजें इकट्ठी की जा रही है और उनको मेन मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसे एमएस, आप अगर कोई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करते हैं और वो इतना ही अच्छा है तो उसे सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू करें। आप पायलट प्रोजेक्ट पे रूप में काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन अटेंडेंस का जो भी प्रोग्राम है वो तो सब पे लागू होना चाहिए। तो हमसे ये कहा गया था शुरुआत में बरगलाने के लिए कि आपको 1-2 साल हम टेस्ट करेंगे आपके कैडर को, जब वो सही संग से चलेगा तो सब पे लागू कर देंगे। इसमें भी 2 साल हो गए हमको लगाते हुए, कुछ नहीं किया गया, वो केवल हम पे किया जा रहा है। उसमें भी नए अपडेट आते हैं। दूसरा मुद्दा पीबीआई, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। उसमें क्या होता है, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, हम काम करेंगे तो मिलेगा वो, लेकिन हम काम भी कर लेना तो किसी मतलब क्या है, घूसखोरी? उस साइन का मतलब आप समझ लीजिए कि जो वो निकलेगा ना वो इकट्ठा होकर निकालते हैं। ये क्या करते हैं, हर महीने हमें नहीं देते। पहली तो हमारी मांग ये थी कि हर महीने उसमें जुड़ के आ जाए। हम इंसेंटिव बोनस जो आपका है प्रतिमाह नहीं मिलता है, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने मिलता है, तब उनको रकम दिखती है कि इतने लाख रुपए को, इतने लाख रुपए। 10%, 20% की डिमांड की जाती है। कमीशन चलता है? बिल्कुल चलता है सर जी, ये छुपे छुपा चलता है और ये छुपा हुआ है, इसलिए हम उसको उजागर कर रहे हैं। तो ये योगी सरकार बहुत ही साफ और स्वच्छ तरीके से जानी जाती है कि यहाँ पे जो भी काम होते हैं ईमानदारी से होते हैं, कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक नहीं विशाल मात्रा में लोग उपस्थित हो, सबका एक ही कहना है कि घूसखोरी हो रही है। ये बताना चाहूंगा, मैं अपने दम पे नहीं कह रहा हूँ, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बड़े बड़े न्यूज चैनल सबने दिखाया था। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें 1 लाख की रिश्वत लेते हुए चिकित्सा अधीक्षक गिरफ्तार हुए थे अपने अकाउंटेंट के साथ, और बड़ी सी खबर आई थी। इसमें सच्चाई नहीं है क्या वो मीडिया झूठ बोल रहा है क्या? ये हर जिले में चलता है, लेकिन कुछ जगह लोग अच्छे वो उसको उजागर करते। तो संज्ञान तो लेना चाहिए सरकार को, जिससे हमारा शोषण रुके। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात दावा है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे जो सरकार है उसकी छवि इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है समाज में कि यहाँ पर 0 क्राइम रेट है, 0 भ्रष्टाचार रेट है। लेकिन जब यहाँ बहुतायत मात्रा में उपस्थित लोग एक ही आरोप लगा रहे हों
तो कहीं ना कहीं इस आरोप में सत्यता दिखाई देती है। इसके ऊपर जो है टीम गठित होना चाहिए और इसकी भरकस जो है जांच कराई जानी चाहिए, ताकि जैसे ईमानदार लोग जो कार्य कर रहे हैं समाज में। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये सीएचओ जो अधिकारी हैं ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, वहां काम करते हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पाती, जहां पर लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र नहीं पता है, लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा अधिकार भी, हम यहाँ पर जाएं तो हमको इस समस्या से जो है निदान मिल सकता है। ऐसी जगहों पर जा करके ये लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित, शिक्षित, प्रशिक्षित लोगों को भी जागरूक करने का काम करते हैं, उनका सहयोग करने का काम करते हैं, उन्हें जो है बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोग जब यहाँ पर बहुतायत मात्रा में अपने काम को छोड़ करके हजारों की संख्या में इको गार्डन में उपस्थित हो जाएं, तो ये बात बहुत संवेदनशील हो जाती है। इसको शासन, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को भी मामूली यानी हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी तत्काल आज ये चौथा 5वां दिन है इन लोगों का, और ये लगातार संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये कब तक बढ़ती जाएगी इसका कोई आइडिया नहीं। लोगों का कहना है अब ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलने वाला है। मैं पुनः शासन, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जो है यहाँ पर आए, इन लोगों की बातों को सुने और जो उचित हो उसे स्वीकार करें, ताकि ये लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के फिर से दोबारा कंटिन्यू कर पाए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कैमरा में, इसको थोड़ा जूम करिए, मैं कहूंगा जूम करिए या पास से जाकर के इसको दिखाइए। ये ग्लूकोज की बोतल जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को चढ़ रही है, जो कि आप बात अगर करें तो ये लोग जो है ना दूसरे की सेवा करते हैं। ये जो बोतल ये इनके चढ़ रही है, यही बोतल ये लोग दूसरे को चढ़ाने का काम करते हैं, समाज में सेवा करने का काम करते हैं, उस जगह पर सेवा करते हैं जहां पर जो है बड़ी बड़ी क्षेत्रों की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, वहां पर ये लोग जाकर के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से अस्वस्थ हैं, और यहाँ पर इनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है इस पीपल के पेड़ के नीचे, और काफी ज्यादा तापमान है और यहाँ पे बहुत आयत मात्रा में है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनको यहाँ के बजाय हॉस्पिटल ले जाया जाए और भाई साहब को जो है अच्छा से अच्छा इलाज जो है प्रोवाइड कराया जाए। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप लोग इनको यहाँ पे क्यों बिठा रखे हैं, ये क्या सही है कि यहाँ पर मतलब इस अवस्था में पड़ाए रखना इनको? अब यहाँ पे धरना हमने लिखित में दिया था, हमने परमिशन ली थी, तो उनको हमारे लिए यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए थी, किसी अस्पताल से एम्बुलेंस लगवाना चाहिए था, डॉक्टर्स अवेलेबल करवाना चाहिए थे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, हमारा विभाग। अभी यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी लोग यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात, उनसे ये सवाल होगा अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, हताहत हो जाए, तो उसके लिए इनके पास क्या व्यवस्था है? लेकिन अगर हम आपसे पूछे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? ललित कुंतल। क्या है आपका पद, क्या है? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जिला हाथरस से। हाथरस से हैं जी। भैया का क्या नाम है? इनका रवि बघेल, जिला हाथरस से ही है। ये भी सीएचओ हैं? ये भी सीएचओ है। तो जब इतनी ज्यादा इनको क्या तबीयत क्या खराब हुई है? इनका तबीयत 104 पे बुखार आया था, बुखार की हमने टेबलेट खिलाई थी और प्रॉपर इलाज चल रहा है। फिर इनको दस्त लग गए थे, तो 2-3 बार दस्त किए हैं। अभी इनका ग्लूकोज चल रहा है सुबह से, और अब हमें अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य सेवाएं नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में ले जाएंगे। पहली बात तो ये है, यहाँ पे इतना ज्यादा तापमान है, मुझे ही पसीना आ रहा है, आपको भी पसीना आ रहा है, भैया यहाँ पे बीमार पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आंदोलनकारी भैया अगर साथ में या कहीं सही जगह चले भी जाएंगे तो मुझे लगता है इस आंदोलन पे कोई प्रभाव। बात यह है, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो फिर कभी बाहर निकलते हैं तो दिक्कत होती है। एक बार यहाँ से 5 बजे खत्म करा दिया था ना। बात हम आंदोलन खत्म करने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई साहब को सही इलाज की। इस समय जिस तरीके का आप लोग एक्शन ले रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, कहीं ये घातक अगर सिद्ध हो जाए तो इसके लिए तो विभाग जिम्मेदार होगा और सरकार जिम्मेदार होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमने तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी मांग माननी चाहिए। नियमितीकरण की मांग मान के जल्द से जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। अपनी स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देते हैं, अच्छे से देंगे। अब अपनी जो जिम्मेदारी है हम उसको ईमानदारी से निभा रहे हैं, निभाते आगे भी निभाएंगे। लेकिन सरकार हमारी माने तो कुछ, हम तो अभी चले जाएंगे। अगर नियमितीकरण की मांग मान ली जाती है तो हमें लिखित में आश्वासन दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है आपकी बात।